हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। परफेक्शन आईएएस का टेस्ट चल रहा था और इसमें हम चौथा पेपर देख रहे थे। चौथा पेपर जो कि साइंस से संबंधित था और इसमें हमने एक वीडियो कंप्लीट किया है जिसमें हम 76 प्रश्न पूरे किए थे। पूरी व्याख्या के साथ है वो, और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। आप लोग उसे अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उसके आगे आज हम देखेंगे और हमें लगता है कि हम पेपर से पहले पहले 10 पेपर कंप्लीट कर देंगे एग्ज़ाम से पहले पहले। कोशिश फिलहाल यही है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न है। भैया वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट भी करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न है कि स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू संरक्षण के लाभ क्या हैं। देखिए, इन सीटू संरक्षण के जो लाभ होते हैं ना, इसमें समग्र दृष्टिकोण की नीति होती है, प्रबंधन करने में आसानी होती है, जीव का जीवन चक्र स्वाभाविक रूप से प्रगति करता है और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा भी की जाती है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, यही सब इसके लाभ हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, ठीक है। अगला प्रश्न है, छोटे घास के पौधों द्वारा पत्तियों के किनारों पर स्थित छिद्रों से बूंदों के रूप में पानी छोड़ना क्या कहलाता है। तो देखिए, पौधों द्वारा बूंदों के रूप में पानी छोड़ना गुटेशन कहलाता। क्या कहलाता? गुटेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। बुक्सा तो देखो है, सुंदरबन भी है, ठीक है, जल्दापारा भी है, न्योरा घाटी है क्या, न्योरा घाटी भी पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं ऐसे है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर में है। याद रखना, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये सबसे बड़ा है। सैडर पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में ही है। बलपक्रम कहाँ है? तो ये आपका मेघालय में पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना, सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओरानस अलौकिक ग्रूव्स या पवित्र उपवन, ये क्या भाई? ये आपके राजस्थान में पड़ता है। नाम है ओरानस कैंकरिया जुगमाया, ठीक है। सही उत्तर राजस्थान हो गया। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का उच्चतम से निम्नतम तक सही क्रम ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए, SF6 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद PFC का नंबर आएगा, फिर आएगा CH4, फिर आएगा CO2, ठीक है। चलिए, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मूलक और उत्प्रेरक द्वारा ओजोन को नष्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, जिससे नष्ट नहीं किया जा सकता कोई ऐसा इसमें है क्या? हाइड्रोक्सिल मूलक है, क्लोरीन मूलक है, नाइट्रिक ऑक्साइड मूलक है, ब्रोमीन मूलक है। तो सभी क्या हैं? ओजोन को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जब सब नष्ट कर ही सकते हैं तो फिर सही उत्तर ई होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, ई, ठीक है। सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अब देखिए, कौन सा गलत है भाई। देखिए, COP25 कहाँ? मैड्रिड में था, है ना। COP13 बाली में था, COP21 पेरिस में था, और COP24 कहाँ था? COP24 जो है ना, कटवाइस में है, कटवाइस में हुआ था, ठीक है, याद रखना। चलिए, सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य प्रकाशित किया गया था। ये कब प्रकाशित हुआ था? विश्व पर्यावरण विकास आयोग
रिपोर्ट रही ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं, जिसे हमारा साझा भविष्य भी कहा जाता है, 1987 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। एक चीज और याद रखना, संधारणीय का पहला उपयोग 1972 में क्लब ऑफ रोम द्वारा विकास की सीमा पर अपनी चिर प्रतिष्ठित रिपोर्ट में किया गया था। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में शुरू की गई, कब शुरू की गई भाई? देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ हुआ है प्रधानमंत्री जी द्वारा 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से हुई? राजस्थान के सूरतगढ़ से। ठीक है, याद रखना, यह योजना देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने है तो राज्य सरकारों की सहायता के लिए शुरू की गई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फरवरी 2015। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुई भाई? देखिए, हरित अर्थव्यवस्था की शुरुआत जो हुई वो हुई 2012 में। 2012 में क्या था? रियो प्लस 20 सम्मेलन था। ठीक है, तो रियो प्लस 20 सम्मेलन था 2012 में, तब से हरित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। हरित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसकी आय और रोजगार में वृद्धि सार्वजनिक और निजी निवेश द्वारा संचालित होती है, जो कार्बन उत्सर्जन, प्रदूषण को कम करती है, ऊर्जा और संसाधन दक्षता को बढ़ाती है और जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान को भी क्या करती है? प्रस्तुत करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रियो प्लस 20 में आया था। अगला प्रश्न है कि ग्रीन गेम राजनीतिक लोक लुभावन आंदोलन को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? देखिए, झारखंड के सिंहभूम जिला में 1982 में सरकार की वन नीति का विरोध किया था। ठीक है, वन नीति का विरोध किया था, याद रखना। सरकार व्यावसायिक सागौन उगाना चाहते थे। इसे हरित राजनीतिक लोक लुभावन आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें देख लीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जंगल बचाओ ना, जंगल बचाओ आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ से कौन है? मेधा पाटकर है। टिहरी बांध परियोजना से कौन भाई? टिहरी बांध परियोजना से सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, याद रखना। और एपिको आंदोलन जो 1983 में हुआ था, इसमें पांडुरंग हेगड़े नाम आता है उनका। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, अक्टूबर 2010 में हुई है। तो तारीख कौन सी है इसमें भाई? देखिए, एनजीटी की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था रिटर महोदय ने, कार्ल रिटर नाम इनका। ठीक है, कब किए थे भाई? देखिए, इसकी पहली बार प्रयोग हुआ कार्ल रिटर के द्वारा 1865 में। हेकल ने ओकेलॉग शब्द का प्रयोग किया और इसे संक्षेप में समझाया भी उन्होंने। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, गहन पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? एक तो पारिस्थितिकी शब्द था, एक गहन पारिस्थितिकी है, तो अर्नीजनेस ने क्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973 में अर्नीजनेस ने गहन पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल किया और 1917 में जोसेफ और ग्रीनेल द्वारा पारिस्थितिकी निकेत शब्द गढ़ा गया, जिसे सूक्ष्म आवास और माइक्रो हैबिटेट कहा जाता है। तो अर्नीजनेस है इसके सही है। अगला प्रश्न है, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है समुद्र। ठीक है, याद रखना, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा तथा ग्रह के कुल जल का 97% हिस्सा है। ठीक है, याद रखना, ये सबसे बड़ा पारितंत्र भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्री। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मानव जाति बायोम का उदाहरण है? मानव जाति बायोम का उदाहरण कौन सा है भाई? देखिए, कृषि भूमि। जो कृषि भूमि ना मानव जाति तो प्राकृतिक बायोम है, जिनमें वर्षा जल, चारागाह, शुद्ध जल इसमें शामिल होते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सही जल हो जाएगा उत्तर कृषि भूमि। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है का नारा दिया था। देखिए, ये नारा जो है ना चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है भाई?
अब देखिए इसमें गलत कौन सा भाई, तो देखिए इसमें 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता, बात सही है। ठीक है, जैविक विविधता रमंड एफ दास मैन द्वारा प्रतिपादित किए गए, भी बात सही है। भूमध्य रेखा की ओर जैव विविधता घट जाती है, गलत है, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेगी, है ना, और ध्रुवों की ओर घटेगी। संरक्षित प्रकृति क्षेत्र बाह्य स्थानीय एक्स-सिटू संरक्षण का उदाहरण नहीं, इन सिटू है ये, तो भैया सी और डी दोनों गलत हैं, सही उत्तर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि किस वर्ष की गई थी? तो देखिए क्या है कि भारत जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का एक हस्ताक्षरकर्ता है और इसने 23 जनवरी 2003 को इसकी पुष्टि की थी, तारीख है 23 जनवरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, जिसमें क्या है ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन यहाँ पे प्रोपेन जो है ना वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण मिजोरम में पड़ेगा। भाई ये सबको पता होगा, है ना, देख लेते हैं। देखिए प्रतिशत के हिसाब देखा जाए ना, मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। अगर क्षेत्र में देखा जाए तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, अगर आंध्र और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बहुत घने जन के अंतर्गत सबसे बड़ा वन क्षेत्र आता है। एक चीज़ और याद रखना, हरियाणा में सबसे कम वन आवरण है, क्षेत्रफल भी देख सकते हैं, प्रतिशत में भी देख सकते हैं। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सबसे बड़ा वन प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो वन प्रतिशत वाला देश है उसका नाम क्या है? रूस, वेनेजुएला, भारत, गुयाना। देखो गुयाना में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत पाया जाता है भाई, कितना है? 77.4%। ठीक है, वहीं पे रूस में देखा जाए तो 49.4% है, वेनेजुएला में 52.1% है, भारत में तो सबको पता होगा 24.56% है। ठीक है, और जापान में कितना है? 68.5%। तो फिनलैंड में कितना है? फिनलैंड में है 72.9%। ठीक है, चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुयाना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है किसको? ये सबको पता होगा कि अमेजन वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। भारत में बाघ के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता, बात सही है। ठीक है, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुई थी, भी बात सही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में बाघ हैं, सही है। कार्बेट टाइगर रिजर्व भारत में पहला टाइगर रिजर्व था, ये भी सही है। ठीक है, याद रखना मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, कर्नाटक दूसरे नंबर पे, लेकिन फिर भी किसी एक राष्ट्रीय उद्यान में या किसी एक टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा अगर बाघों की संख्या बात की जाएगी तो वो उसमें नाम आएगा जिम कार्बेट का। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना सब लोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी सही है, इसलिए सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? देखिए सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता मिलेगी ना वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिलेगी भाई। ठीक है ना, याद रखना इसको। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? अब देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होती है। ठीक है, याद रखना इसमें सबसे अधिक उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन इत्यादि होती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। फिर सांद्रता बढ़ जाएगी तो जो स्थलीय विकिरण के लिए अभेद्य है, वातावरण का तापमान भी बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा तापमान बढ़ जाएगा
और तापमान बढ़ने से क्या एक अनुमान के अनुसार है कि 400 ppm कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता है। तो पहला ए और बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई होना चाहिए ना। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती नहीं है क्या, नाइट्रोजन की मात्रा नहीं बढ़ती भाई, ठीक है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित भैया। तो एजेंडा 21 जो है ये सतत विकास से संबंधित है, ठीक है। और सतत विकास क्या है, इस सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी योजना है। 92 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 21 कार्य योजना को मूर्त रूप दिया गया था। कब दिया गया था, 1992 के दौरान, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था। तो सही उत्तर क्या होगा, सतत विकास है। अगला प्रश्न क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित भाई, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल ना 1997 में हुआ है। ये कैसे किससे संबंधित है फिर, ये भैया जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसके साथ एक चीज़ और याद रखना, UNFCCC का तीसरा सम्मेलन क्योटो में हुआ था, और जिसमें 6 ग्रीन हाउस गैस CO2, CH4, HFC, CFC, N2O और SF6 के उत्सर्जन को कम करने पर सहमति बनी थी। लेकिन याद रखना ये जो प्रोटोकॉल था वो 2006 में लागू हुआ। तो क्योटो किससे संबंधित, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने से, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, देखिए मीथेन निकलती है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्रीन मफलर संबंधित है, ये किससे संबंधित, ग्रीन मफलर। देखिए ग्रीन मफलर जो है ना ध्वनि प्रदूषण की समस्या को से लड़ने का एक औजार है। इसके माध्यम से कुछ दूरी पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता कम हो जाती है। सही उत्तर क्या हो गया, ध्वनि प्रदूषण संबंधित है ग्रीन मफलर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ है ये, तो ये भैया नागपुर में है, ठीक है, इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो नीरी कहाँ है, नागपुर में है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक, कब किया गया था भाई, देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया है, ठीक है, 1986 में। ओके, मतलब क्या, इस अधिनियम के माध्यम से पर्यावरण मानकों के संबंध में विभिन्न नियम बनाए गए ताकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रगति की जा सके। तो इसका देखिए भैया 1986 में आया था, तो यहाँ पे सब दिया गया है 84, 85, 94, 90, लेकिन 86 नहीं, इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होते हैं, कौन होते भाई। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों का मतलब उन प्रदूषकों से है जो विघटित होते और सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होते हैं। इसलिए इसमें सीवेज कचरा एकमात्र ऐसा प्रदूषक है जो जैव निम्नीकरणीय है। कौन सा है, सीवेज, है ना। चलिए, वाहितमल या सीवेज। अगला प्रश्न भारत में ओके वाहितमल, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भैया सबको पता होगा कि जिम कॉर्बेट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई, कितने डेसिबल से ऊपर ध्वनि स्तर को खतरनाक माना जाता है। देखिए 80 प्लस होगी ना तब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 85 डेसिबल मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है, लेकिन 80 प्लस हो जाए तो गड़बड़ होगा। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किस गैस के द्वारा होती है। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदाता देश कौन सा है। तो इसमें यूएसए का नाम आएगा या फिर चीन का नाम आएगा। अगर तुक्का लगाया जाए तो की बात कर रहे हैं, तो इसमें पहला नंबर आएगा चीन का, ठीक है, सही उत्तर ए हो जाएगा। ओजोन परत मुख्य रूप से स्थित है, कहाँ पे स्थित भैया, समताप मंडल में है भाई, ठीक है, समताप मंडल में है, करीब 12 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यूरो मानक किसके लिए डिजाइन किए गए। यूरो मानक, देखिए
यूरोपीय समुदाय के देशों द्वारा वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों को यूरो मानदंड कहा जाता है। तो वाहनों की गति नहीं, वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों को नियंत्रित करने से संबंधित है यूरो मानक। अगला प्रश्न, किसी जल में बीओडी की अधिकता इंगित करती है। किसी जल में बीओडी की अधिकता क्या करती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण का प्रयोग करते हैं इसे मापने के लिए। बीओडी ऑक्सीजन मात्रा है जो सामान्य तापमान पर 1 लीटर पानी में सजीवों के लिए 5 दिनों के चयापचय प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, कुल मिला के सीवेज द्वारा प्रदूषित होना यही है बीओडी। अगला प्रश्न क्या है भाई? पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण पृथ्वी को चारों ओर से जो घेर रखा है वही है पर्यावरण आपका। तो क्या होता है ये? पर्यावरण उन सभी परिस्थितियों प्रभावों का योग होता है जो जीवों के समूह के विकास और जीवन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में वायु, जल, भूमि शामिल हैं। इसके साथ ही मानव, अन्य जानवर, पौधों, सूक्ष्म जीवों, उनके गुणों के गतिशील रूप में अंतर संबंध को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि पर्यावरण का अर्थ क्या है? वो सभी स्थितियां हैं, भूमि, जल, वायु, पादप, जीवों की प्राकृतिक दुनिया जो उनके आसपास मौजूद रहती है। सही है। संपूर्ण दशाओं का योग है जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुई रहती है। ये भी सही है। भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक प्रणाली को परस्पर संबंधित होता है। ये भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। निम्न में से कौन जैव मंडल क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व नहीं भाई। देखिए, पेरियार जो है ना, ये कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हैं, पंचमढ़ी भी है, नीलगिरी है, नौकरेक भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार, तो सबसे बड़ा जो भंडार है ना वो है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसकी स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा? देखिए, पानी वाला जो है ना, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, और ये जो है SDG 6 के अंतर्गत आता है। ठीक है, पानी की उपलब्धता। अगला प्रश्न है, सतत कृषि का अर्थ क्या है? देखिए भाई, कृषि भूमि का उपयोग करने के लिए ताकि इसकी गुणवत्ता बरकरार रहे। कृषि उद्देश्यों के लिए बंजर भूमि का उपयोग करना। सतत विकास, सतत कृषि का मतलब है कि भूमि का उपयोग भी कर लिया जाए लेकिन गुणवत्ता में भी कमी ना आए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है। तो किसके द्वारा हुआ? देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किया हुआ है। ये 22 जुलाई 2010 को जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदलकर जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति कर दिया है। ठीक है, तो ये भैया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा पारित हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत ने भूमि क्षरण तटस्थता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो कब तक का लक्ष्य भाई? देखिए, भारत ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता हासिल करना है। LDN भूमि प्रबंधन नीतियों प्रथाओं में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है और यह एक अनूठा दृष्टिकोण जो खराब क्षेत्रों की उगाही के साथ उत्पादन भूमि के अपेक्षित नुकसान को भी क्या करता है? संतुलित कर देता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई 2030। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, कार्टाजेना कहाँ है? जैव सुरक्षावाद सही है। ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि कन्वेंशन है, ये स्थायी कार्बनिक प्रदूषक होते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? फिर देखो, क्योटो प्रोटोकॉल ना पानी बचाव से संबंधित नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही तुक्का हम लगा सकते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि यही ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फसल या बायोमास अवशेषों को जलाने से वातावरण में क्या मुक्त होता है भाई? अब देख लेते हैं। देखिए, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, मीथेन निकलती है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी सही है, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस वैज्ञानिक दल ने अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहले ओजोन छिद्र की खोज की थी? देखिए ब्रिटिश टीम थी वो, ठीक है। तो ब्रिटिश टीम आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार, तो ये हमें ध्यान रखना है। कब किया था इन्होंने? 1985 में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं? मानव शरीर ऑक्सीजन को फेफड़ों में रक्त प्रवाह द्वारा अवशोषित किया जाता है भाई, फिर कोशिकाओं में ले जाया जाता है जहाँ एक विस्तृत परिवर्तन प्रक्रिया होती है। मानव शरीर के लगभग 65% भाग क्या है? ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक वृक्क का काम नहीं है? भाई जो वृक्क का काम नहीं, देखिए वृक्क का अर्थ मूत्र प्रणाली में आवश्यक है और इलेक्ट्रोलाइट्स के नियमन, अम्लक्षार संतुलन के रखरखाव, रक्तचाप के नियमन, लवण जल के संतुलन बनाए रखने के माध्यम द्वारा जैसे होमोस्टैटिक कार्यों की भी सेवा करते हैं, वो रक्त के प्राकृतिक फिल्टर के रूप में शरीर की सेवा करते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो वृक्क का काम नहीं है वो है एंटीबॉडी का उत्पादन। अगला प्रश्न है, ब्राइट रोग मानव शरीर को किस अंग में प्रभावित करता है? ठीक है, बाइट रोग मानव शरीर को, देखिए बाइट्स रोग को यूरीमिया भी कहते हैं। बाइट्स रोग को क्या कहते हैं? यूरीमिया भी कहते हैं, जो वृक्क को प्रभावित करता है। यह वृक्क के शरीर की क्रिया विज्ञान को फ्यूज करता है, फलस्वरूप रक्त में यूरिया की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यकृत। ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? देखिए स्टेप्स सबको पता होगा, स्टेप्स जो है ना ये सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? नोस्का पिन प्राप्त होता है। नोस्का पिन कहाँ से मिलता है भाई? अब देखिए नोस्का पिन जो है ना ये पोस्ता से प्राप्त होता है, याद रखना, पोस्ता से। अगला प्रश्न है, उत्क्रांति का उत्परिवर्तन प्रतिपादन किया गया था। उत्क्रांति का उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? देखिए किसके द्वारा हुआ भाई? देखिए ह्यूगो डी व्रीस नाम है इनका, ह्यूगो डी व्रीस हैं, इन्होंने ही उत्क्रांति का उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, नाम है ह्यूगो डी व्रीस। अगला प्रश्न है, स्तनधारी श्वसन करते हैं। स्तनधारी श्वसन कैसे करते हैं भाई? तो देखिए स्तनधारी अधिकांश अन्य कोशिकाओं में श्वसन के लिए फेफड़े प्राथमिक अंग होते हैं और स्तनधारी श्वसन प्रणाली फेफड़ों के आधार पर एक बड़ी मांसपेशी पर निर्भर करती है। इन पेशी को बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम फेफड़ों को उनकी मात्रा के बढ़ने के लिए नीचे की ओर खींचता है, जिससे हवा फेफड़ों में चली जाती है। तो इसका कुल मिला के स्तनधारी श्वसन कैसे करते हैं? तो भैया श्वास नलिका से करते हैं, ठीक है, नहीं फेफड़े से करते हैं, हाँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वायु में निम्न में से किस घटक की मात्रा श्वसन की प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं होती है? घटक की मात्रा है जो श्वसन की प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं होती है, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायु को अंदर लेने और छोड़ने की प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। यह एक ऐसा चयापचय प्रक्रिया है भाई, चयापचय प्रक्रिया जो सभी सजीवों के लिए क्या होती है? आम होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मलेरिया रोधी दवा है? अब देखिए मलेरिया रोधी दवा कौन सी भाई? देखिए मलेरिया रोधी दवा में आर्टेमिसिनिन आएगा, पेरीमेथानिन आएगा, क्विनिडीन आएगा और एटोवाकोन में भी आएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कपास का सबसे छोटा घटक बताएं। कपास का सबसे छोटा घटक, अब देखिए अगर हम देखें कपास का सबसे छोटा घटक होता है खनिज लवण, लेकिन सबसे ज़्यादा वाले की बात करें तो ये होता भैया सेलुलोज, ठीक है। दिए गए विकल्प में कपास का सबसे छोटा घटक क्या है? सेलुलोज है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतःक्षेपण का उदाहरण है? अंतःक्षेपण का उदाहरण है भाई कौन है? तो देख लेते हैं। अंतःक्षेपण क्या है? एक विशेष प्रकार का विसरण होता है, तो तब होता है जब ठोस कोलाइड द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है और जिससे आयतन में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। नहीं अंतःक्षेपण 139 देख रहे थे ना अभी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी के तेल में रबर की सूजन। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं बताना इसमें भी। अब देखिए, इंसुलिन बेंटिंग है, सही है क्या? सल्फर ड्रग्स क्रिश्चियन बर्नार्ड है, ये भी सही है, नहीं सही है ये। ठीक है, सल्फर ड्रग का आविष्कार किया था डगमंक ने, जबकि अन्य सभी विकल्प सही होंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सल्फर ड्रग्स क्रिश्चियन बर्नार्ड नहीं है, इसके कौन भैया? डगमंक। ओके, अगला प्रश्न है प्रोटीन के बारे में सही कथन हमें बताना है। तो देख लेते हैं प्रोटीन के बारे में क्या भाई। देखिए, प्रोटीन जो है ना, ये हिस्टोन साधारण प्रोटीन होता है, जो अन्य साधारण प्रोटीन एल्यूमिनियन और ग्लोब्यूलिन होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का इस्तेमाल सबसे पहले जे बर्जेलियस ने किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है। ब्लैक हार्ट, देखिए ब्लैक हार्ट जो होता है ना, एक जैविक रोग है, जैविक रोग है, ध्यान रखना, जो आलू के भंडारण के दौरान ऑक्सीजन की कम उपलब्धता के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लैक हार्ट का मतलब क्या है? ऑक्सीजन कमी है, बोरान की कमी, पोटेशियम की कमी, थायमिन की कमी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैविक रोग है ये, और ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल क्या है भाई? देखिए, कोलेस्ट्रॉल आमतौर पर उच्च आणविक भार सीधे श्रृंखला प्राथमिक अल्कोहल होते हैं, जो प्राकृतिक वसा और तेलों से प्राप्त होते हैं। ये रंगहीन भी होते हैं, गंधहीन होते हैं, सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, और ये मानव द्वारा रोग के लिए उत्तरदायी हैं, मानव हृदय। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राणी वसा में पाए जाने वाले वसायुक्त अल्कोहल, ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, लैक्टोज तो दूध में मिलता है ना, कार्बनिक एसिड किस में मिलता है? सोडा वाटर में, कार्बनिक एसिड। तो कुल मिला के इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लैक्टोज नहीं होता, लैक्टिक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बाकी सभी सही हैं। मानव मूत्र का पीला रंग का किस वर्णक के कारण होता है? किस कारण होता भाई? अब देखिए, एक रंग द्रव्य यूरोक्रोम मानव मूत्र के पीले रंग का कारण होता है। क्या नाम है? यूरोक्रोम। इसी से मानव का जो मूत्र होता है ना, वो पीले रंग का होता है। अगला प्रश्न, संवेदनहारी के रूप में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ, संवेदनहारी के रूप में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ कौन से हैं भाई? तो देख लेते हैं। देखिए, संवेदनहारी अथवा निश्चेतक पदार्थों का उपयोग मुख्य रूप से अनुभूति को कम करने के लिए किया जाता है। विलियम मोर्टन ने पहली बार इसका प्रयोग 1846 में डाई एथिल ईथर के रूप में किया था। फिर 1847 में जेम्स सैमसन ने क्लोरोफॉर्म को एक संवेदनहारी के रूप में इस्तेमाल किया है। तो संवेदनहारी के रूप में उपयोग किया जाते हैं क्या भी है? क्लोरोफॉर्म है ना। क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट देखिए, क्लोरोफॉर्म होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, पेंटोथल सोडियम भी होता है, हेलोथेन होता है, क्लोरोप्रोपेन होता है, कोकीन का उपयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मकड़ी का जाल निम्न में से किससे बना होता है? देखिए, मकड़ी का जो जाल है ना, वो पॉलीसेकेराइड से बना होता है ना, नहीं, प्रोटीन का बना होता है मकड़ी का जाल। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं भाई? अब देखिए, ऊन ना एक प्रोटीन है, रेयान क्या है? संशोधित स्टार्च है क्या? नहीं, रेयान जो होता है ना, ये पुनर्जीवित सेलुलोज फाइबर से प्राप्त होता है। बाकी रबड़ भी सही है, प्राकृतिक बहुलक है, फ्लोरीन कार्बन का रूप है। रेयान क्या है? तो भैया रेयान जो है वो पुनर्जीवित सेलुलोज फाइबर से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, इस तथ्य की खोज किसने की कि पौधों और पेड़ों में जीवन होता है भाई? अब देखिए, इसकी खोज की थी जे.सी. बोस ने। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने पता लगाया था कि पौधों और पेड़ों में क्या होता है? जीवन होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि पेपरमिंट में निम्न में से किस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। देखिए पत्ती में होता है, अगर आप लोगों को खेती हो रही है ना तो ये पत्ती में पाया जाता है पेपरमिंट में सबसे ज़्यादा तेल। ठीक है, अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा हार्मोन पाचक रस के उत्पादन के लिए आग्नेयाशय को सक्रिय करता है भैया। अब देखिए सिक्रेटिन एक हार्मोन होता है भाई, ठीक है, जो पाचन रस के उत्पादन के लिए आग्नेयाशय को सक्रिय करता है। सिक्रेटिन पेट की पार्श्विका कोशिकाओं से गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को रोककर ग्रहण के पीएच को विनियमित करने में भी मदद करता है। क्या नाम है? सिक्रेटिन। यह आग्नेयाशय के संकुचन को भी क्या करता है? सक्रिय करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्रेटिन। ठीक है, तो भैया कुल मिला के आज ये भी वीडियो समाप्त हो गई है। 150 प्रश्न ये कंप्लीट हो गए इसके भी, और अगली वीडियो जो होगी वो 5वीं होगी और देखेंगे। तो उसी के साथ फिर अब जो वीडियो बनेगी, जो भी पेपर बनाएंगे उसको एक दिन में एक पेपर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।